अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ साथ आप सबको जुमा भी मुबारक हो। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ ये है इमरान हसन। ये है अबला हसन विद अ स्माइल। इस उम्मीद के साथ क्या वेरी बिग स्माइल देखें। इस उम्मीद के साथ, हालांकि लाहौर कलंदर्स नहीं जीता, लेकिन फिर भी स्माइल। खैर, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। सबसे पहले तो आपको जुमा मुबारक। बिल्कुल, बहुत अच्छा बड़ा मुबारक दिन है। इस्लामी नुक्ता निगाह से भी दिनों का सरदार है और वैसे भी रहमत और बरकत भरा है। और उसके साथ साथ एक चीज़ ऐड हो जाती है, वो वीकेंड की खुशी है कि जो ही जुम्मा आता है तो हमें ये वाइब आ जाती है कि अब वीकेंड शुरू हो गया। तो उम्मीद है ये स्माइल भी इसीलिए है, लेकिन अगले 2 घंटे तक इस स्माइल को बरकरार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी तो काम का आगाज हुआ है। खैर, आपको भी काम का आगाज उम्मीद है, अपने अपने काम का भी हो गया होगा और इस काम का भी जो आप हमारे साथ रह के करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो PSL का मेला है वो जारी है, बल्कि अब तो बिल्कुल इख्तितामी मराहिल की जानिब है। और PSL, जैसे कि कल भी हमने कहा था, माइकल वॉन की जबान में वाहिद लीग है जिसके बारे में दिल करता है थोड़ी सी और हो जाती तो अच्छा था। खुश तो इमरान हसन आज बहुत है क्योंकि कल बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। और एक मोमेंट पे आके लग रहा था कि ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ से निकल गया है, और लेकिन स्टिल आजम खान और उसके बाद जो परफॉर्मेंस रही एंड पे इतना फंसा हुआ था मैच के मैं खुद भी थोड़ी टेंशन में आ गई इनका। लेकिन मेरा वहाब रियाज को बाद में देखना मुझे थोड़ा, लेकिन मुझे जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एलेक्स हेल्स की कमिटमेंट है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। ही केम बैक टू प्ले फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड विद दैट, जो बिल्कुल आखिर के ऊपर डॉसन ने 10 रन बनाए, उम्मीद नहीं थी। अच्छा, जब आखिरी ओवर की पहली बॉल पे विकेट ले ली तो उसके बाद कहा गया कि बड़ा अच्छा इंतखाब किया बॉलिंग का, लेकिन जो ही उनको अगली 2 गेंदों पे चक्कर चौका पड़ा तो उस पे तनकीद शुरू हो गई। मेरे ख्याल में कप्तान का अच्छा फैसला था उस मौके की मुनासबत से, लेकिन मजमूई तौर पर जो मैच था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत अच्छे तरीके से जीता, तरीके से चेस किया और एक अच्छा मैच हुआ। आज दूसरा एलिमिनेटर है, मुझे लगता है फाइनल से पहले फाइनल है, इट्स गोइंग टू बी लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद। और आज मुझे लगता है हाउसफुल भी होना है और लोग हर जगह बैठ के मैच देख रहे हैं। मैं मिस करती हूँ कि कभी-कभी हमें भी जाना चाहिए था वैसे एक मैच देखने के लिए। चले अभी है 2 मैचेस देख लेते हैं। चले जनाब, शो में आगे बढ़ेंगे। कुछ इंटरनेशनल एरिना पे बहुत बड़ी खबरें हैं रूस और यूक्रेन के तराजे के हवाले से, उस पर हमने बात करनी है। फिर नूर मुकद्दम केस का फैसला आया है, उस पर हम बात करेंगे। इनके वैसे आपको बता रहे हैं कि सारा कुछ है हमारे शो में। एक्सप्रेसो में आपको 2 घंटे भरपूर इंफॉर्मेशन और जो कह लें कंटेंट मिलेगा, लेकिन आगाज में हम आपको बताएंगे आज पहले घंटे की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का दौरा रूस मुकम्मल। सदर प्यूटिन से 3 घंटे की अहम मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और गैस मंसूबे पर तबादला ख्याल, तनाज़ा बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। और बलूचिस्तान में मसीही खातून असिस्टेंट कमिश्नर मारिया शमून होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। जनाब, हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में बात करेंगे कुछ रूस और यूक्रेन के हवाले से आज की बड़ी खबर में। और वही हुआ जिसका खदशा था। दूसरी जंग अजीम के बाद इस वक्त यूरोप में हम अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बुरे हालात देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन के दरमियान कई दिन तक जारी रहने वाला तनाज़ा था, जो कि अब जंग की शक्ल इख्तियार कर गया है। दूसरी जानब अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकियां दे दी हैं। रूस ने बराह रास्त यूक्रेन पर हमला किया है और दावा किया है कि यूक्रेन के दिफाई असासे तबाह किए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि रूस की जानिब से जो मुख्तलिफ शहर हैं, इनमें से 100 से ज़ायद इन शहरों के ऊपर मिसाइल दागे गए, जिसमें दारुल हुकूमत भी शामिल है। इसके नतीजे में एयरपोर्ट समेत जो तनसीबात हैं वो तबाह हो गई हैं। यूक्रेन ने इल्ज़ाम लगाया है कि रूस की जानिब से शहरी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें 40 फौजियों के साथ साथ 50 अफराद भी हलाक हुए हैं। और उसके साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि 5 रूसी तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन ऐसा दावा कर रहा है। इस हमले के बाद जो अमेरिका और बरतानिया है और दीगर जो मगरबी ममालिक हैं, नेटो ममालिक हैं, उनका शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। रूस पर सख्त पाबंदियां लगाने का इशारा दे दिया गया है, जबकि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इत्तेहादियों से मिलकर रूस को फैसला कुन जवाब देंगे। जिसके नतीजे में सदर पुतिन ने मगरिब को मुदाखलत से बाज रहने की धमकी देते हुए खबरदार किया कि अगर रूस की कार्रवाई में मुदाखलत की कोशिश की गई तो ऐसा जवाब देंगे जो इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। उधर पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फौज ने बेर अस्वद और बेरा बाल्टिक के जो इलाकों में जंगी जहाज हैं वो पहुंचा दिए, जबकि अमरीकी फजाइया के F-35 लड़ाका तैयारा भी नेटो फौज की मुश्तरका मुहिम का हिस्सा हैं। यूक्रेन
यूक्रेन बहरान पर पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो वो हिलकर रह गई है। इंटरनेशनल सतह पर खाम तेल की कीमत 100 से ज़्यादा फी बैरल हो गई है, जबकि कई आलमी स्टॉक मार्केट्स जो कह लें वो भी बैठ गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी रूस का तारीखी दौरा उन्होंने मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने रूसी सदर पुतिन से 3 घंटे तक मुलाकात की और दोनों दो तरफा ताल्लुकात समेत तवानाई, इक्तिसादी और तजारती शोबों में ताउन पर भी जो कह लें बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी जो एलामिया है उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि सफारतकारी फौजी तनाज़े से बचा सकती है। और इसी सारी सूरत हाल पर अभी हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल को हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच बिलाल फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग, आपकी आई होप मॉर्निंग नहीं है, बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी ऑब्वियसली हम बात कर रहे थे कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये जो अभी यूरोप के हालात हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं और जंग किसी भी सूरत हाल का कह लें कि एक उसका सोल्यूशन नहीं होता, बट स्टिल अभी रूस और यूक्रेन का जो तनाज़ा है, आप इसमें ओवरऑल इस पे क्या अपना एनालिसिस देंगे जो एक जंग की क्या हम सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने कहा तो गुड मॉर्निंग है, लेकिन एक्चुअली ये गुड मॉर्निंग नहीं है। जो हो रहा है रूस और यूक्रेन के दरमियान, ये बिल्कुल जिस तरह गली मोहल्लों में या स्कूल के बाहर फड्डे होते हैं लड़कों में, ये बिल्कुल इस तरीके से एक बिल्कुल ही बेमकसद जंग शुरू की है पुतिन साहब ने, और इससे पूरी दुनिया में इसका कोई भी विनर नहीं होगा। जब इस किस्म की जब जंग होती है तो सभी और एक इंसानियत बतौर दुनिया में जो है हम सब इसकी वजह से हारेंगे, चाहे मईशत की वजह से हारें, चाहे लोग जो हैं वो अपनी जानें जो हैं उनकी जाएं। ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है दुनिया के लिए और दुनिया के पास इसके अच्छे आंसर्स नहीं हैं। अमेरिका भी धमकियां दे रहा है, सैंक्शंस दे रहा है, लेकिन फ्रैंकली अगर अमेरिका इसको रोकना चाहता तो वो अपनी आर्मी भी भेज सकता था। वो नहीं रोकेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की कुछ खुद कंस्ट्रेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। क्योंकि जो ऑयल की प्राइस जिस तरह बढ़ती है, उस तरह अमेरिका के अंदर प्रेशर बढ़ता है सदर बाइडेन के ऊपर कि वो इतने हार्श एक्शंस नहीं लें। और रशिया के पास जो सबसे बड़ा अभी जो हथियार है वो उनके तैयारे नहीं है, वो उनकी टैंक्स नहीं है, वो तेल है। अगर वो तेल अपना रोक देते हैं या उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं तो पूरी दुनिया जो है वो ऊपर से नीचे होके बैठ जाएगी। और यही अमेरिका को भी खदशा है कि वो कुछ हद तक तो रशिया को धमकी दे सकता है, लेकिन रशिया को कोई अब रोक नहीं सकता। आखिरी चीज मैं आपको ये कहूंगा कि जो इमरान खान साहब भी अभी रशिया में थे जिस रात को ये जंग शुरू हुई, आप इस चीज से पुतिन साहब की माइंड का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अगर किसी को दावत दें, अपने घर पे बुलाएं और आपको उसी रात किसी के साथ लड़ाई करनी हो तो आप लड़ाई भी उसी रात शुरू करें और आप मेहमान को भी उसी रात बुलाएं। ये आपको शो करता है कि जो पुतिन की साइकोलॉजी है वो किस हद तक जंग में जो है वो मुब्तला है। ठीक है, क्या इसमें हमारी तरफ भी कोई सवाल उठता है? हमारा दौरा जिस तरह से रहा, ओवरऑल आप इसको समझते हैं कि इट वाज जस्ट अ वर्किंग विजिट, या जिस तरह कुछ वेस्टर्न मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया? क्योंकि एन उस वक्त जब इसका ऐलान हुआ, एन उस वक्त जब ये हमला अरूज पे था, उस वक्त बहुत अहम और कुछ हद तक बेतकल्लुफ मुलाकात दोनों सरबराह मुमलिकत की आपस में जारी थी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने गलती की या नहीं, इट वाज जस्ट अ वर्किंग विजिट एंड हमने इसको बखूबी मुकम्मल किया है? देखें, इमरान खान साहब की रशिया की विजिट की जो लाइन है ना वो अमेरिका से खिंचती है। सदर बाइडेन ने इमरान खान साहब को अभी तक फोन नहीं किया है, एक सही तरीके से लिफ्ट नहीं कराई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। पुतिन साहब ने 3 आई बिलीव फोन कॉल कर चुके हैं, उन्होंने काफी इमरान खान साहब को लिफ्ट कराई है। इमरान खान ने रशिया जाने का जो डिसीजन था वो एक सही डिसीजन था। हमें पाकिस्तान को जो है वो हर एक से दोस्ती रख के बनानी चाहिए, लेकिन जो टाइमिंग है इस विजिट का वो बहुत तशवीशनाक है। और अगर चले जा भी रहे थे तो एटलीस्ट डिप्लोमेटिक चैनल से तो ये तो पूछ लेते थे कि भाई इस रात तो आप जंग नहीं शुरू करेंगे ना। मतलब इतना तो पूछ लेते कि भाई हमारी इतना तो हमारा ख्याल रख लें कि उस रात तो आप जंग नहीं शुरू करें। तो ओवरऑल इन प्रिंसिपल तो ये ट्रिप सही, मतलब इंटेंट सही था, लेकिन इसकी टाइमिंग जो है वो
बहुत ही एक बदतरीन। और क्या इसके फवाइद, उन चंद वीडियो क्लिप्स जो कि वहाँ पे मौजूद साथी वज़ीर आज़म के शेयर करते रहे, या कुछ तस्वीर जो वज़ीर आज़म की पुतिन के साथ आई, उसके अलावा इसका कोई मकसद हासिल हो पाया है? बहुत अरसे के बाद ये दौरा था, और ऐसे दौरे आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, उनका बड़ा होमवर्क होता है, उसके बाद ये दौरे अमली तौर पर अमल में आते हैं। क्या हम इसके वो नताइज हासिल कर पाए हैं, जैसे कि दो तरफा कुछ मंसूबे थे, जैसे कि एनर्जी के हवाले से पाकिस्तान की मुआवनत थी जो पाकिस्तान रशिया से चाह रहा है, फिर हमारी जो तिजारत है वो तकरीबन $16 करोड़ की आई बिलीव है, और इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। क्या वो मकासद कुछ हासिल हो पाए हैं? वैसा तो कुछ नज़र नहीं आया हमें, इतना नज़र आया कि वज़ीर आज़म गए, वज़ीर आज़म मिले, वज़ीर आज़म आ गए, ऐसा लगा। देखिए, इस ट्रिप का मकसद उधर जाके मिनिस्टर्स का सेल्फियां लेना नहीं था। इस ट्रिप का जो मकसद था वो न्यू दिल्ली में इंडिया का दिल जलाना, क्योंकि इंडिया और रशिया जो थे वो पुराने साथी हैं। जिस तरह पाकिस्तान और चाइना है ना, इस तरह इंडिया और रशिया एक वक्त पे हुआ करते थे। फिर हुआ ये कि इंडिया जो है वो अमेरिका के करीब आते गया, और पाकिस्तान जो है वो उसके पास सिर्फ चाइना रह गया था। तो अब पाकिस्तान ने भी, क्योंकि अमेरिका से लिफ्ट नहीं मिल रही थी, तो एक न्यू दिल्ली को नोटिस पे डालना था और दूसरा अमेरिका को नोटिस पे डालना था। अब इस टाइमिंग की वजह से दिल्ली में तो फिर भी थोड़े से दिल जले होंगे कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उधर किस तरह पहुंच गए, लेकिन अमेरिका में जो है वो उल्टा ही महंगा पड़ गया है कि भाई इतनी बड़ी जंग वो शुरू कर रहे हैं, आप उधर क्या कर रहे हैं। मुझे बिलाल, मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो इंटेंशन थी वो एक बहुत नॉर्मल और बहुत पॉजिटिव थी इस दौरे के हवाले से, लेकिन वही बात आपने जो की कि टाइमिंग ठीक नहीं थी। इससे दुनिया भर में, जैसे हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, और फिर दीगर यूरोपीय ममालिक हैं जो इस वक्त इस सिचुएशन में हमें जज कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, और एक इम्प्रेशन जो है वो बड़ा गलत किया है। अब जो मुमकिन रद्द अमल है इन ममालिक की जानिब से, आपके नजदीक वो क्या हो सकता है? क्या इसका कोई इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तान के बारे में, इस जंग के दरमियान पाकिस्तान के बारे में अभी कोई केयर नहीं करता कि पाकिस्तान ने ऑब्वियसली जिन लोगों से हम दोस्तियां करना चाहते थे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोप हो, उनका थोड़ा बहुत गुस्सा होगा हमारे ऊपर, लेकिन इन लोगों को अभी हमारी जरूरत है अफगानिस्तान की वजह से। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अलावा जो है अभी और कोई चारा नहीं है पूरी दुनिया का, तो इसलिए एक इमेज तो थोड़ा सा खराब हुआ है, लेकिन अमली तौर पे कोई ज्यादा इतना फर्क पड़ नहीं सकता। लेकिन अमेरिका के साथ एक रिलेशनशिप में अगर प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ वाकई में एक फोन कॉल चाहिए थी इमरान खान साहब को, तो शायद अब वो थोड़ी सी और मुश्किल हो गई हो, क्योंकि हम लोग उधर पहुंच गए थे गलत टाइम पे। अच्छा, कल जब प्रेसिडेंट बाइडेन से क्वेश्चन किया गया, उनसे जो आखिरी सवाल किया गया, वो एक भारतीय साफी ने किया, क्योंकि उनके एक्सेंट से लग रहा था, दो के साफी हमने देखा नहीं, लगता था कि उन्होंने भारत के हवाले से ही पूछा कि भारत आपका बड़ा क्लोज डिफेंस एलाय है, तो क्या आप भारत से भी मुआवनत लेंगे रशिया के मामले के ऊपर? जिसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन एक डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया कि हम इस पे मुशावरत करेंगे, हम इस पे गौर व फिक्र करेंगे, और ऐसा कह के वो निकल गए। तो इसमें भारत का क्या रोल आपको नजर आता है? एक जानिब भारत अमेरिका का एलाय है, तो दूसरी जानिब रशिया भी बहुत बड़ी मिकदार में भारत उससे असला खरीदता है। इन दोनों ममालिक के साथ भारत के बड़े क्लोज रिलेशनशिप है भारत का, और तीसरी जानिब यूरोप के अंदर बहुत बड़ी तादाद में भारतीय शहरी मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं मुख्तलिफ अहम जगहों के ऊपर। तो आप इसको कैसे देखते हैं? भारत के किरदार को क्या देखते हैं इस सारे क्राइसिस के अंदर? भारत जो है वो अभी एक न्यूट्रल लाइन ले रहा है, उसको एक तरीके से समझ नहीं आ रहा कि उसको अम्मा की साइड लेनी है अब्बा की साइड लेनी है। बेसिकली लड़ाई जो है वो अमेरिका और रशिया हो रही है। अमेरिका और रशिया जो है उन दोनों के दरमियान एक तरीके से ये लड़ाई हो रही है। मैं यूक्रेन की बात नहीं कर रहा, यूक्रेन में इंडिया के इतने इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक एंड पे रशिया खड़ा है जो उनका एक पुराना साथी है, और एक एंड पे अमेरिका खड़ा है जो उनका नया साथी है, और अब उनको इंडिया को जो है वो एक बैलेंसिंग एक्ट करनी है। इंडिया जो है, मोदी का भी अभी मैंने स्टेटमेंट देखा है, वो कोई हार्श या कोई हार्ड स्टेटमेंट नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि जो इंडियंस यूक्रेन में उनके बारे में उनको कंसर्न है, वो कह रहे हैं कि आप इसको सिफारतकारी से जो है इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इंडिया जो है एक तरीके से कोई बड़ी साइड नहीं ले रहा, ना ही वो रशिया को कंडेम कर रहा है, ना ही वो रशिया के ऊपर कोई सैंक्शन वगैरह कुछ कर रहा है। तो इंडिया जो है वो एक दरमियाना तरीका जो है वो अपनाएगा। लेकिन ये इंडिया का ये दरमियाना तरीका जो है वो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब तब रशिया में मौजूद थे, तो इस वजह से अगर वो एक्सपेक्टेशन थी रशिया की कि इंडिया उनको फुली सपोर्ट करेगा, तो इंडिया उनको फुली सपोर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि रशिया ने उसी वक्त पे
पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया हुआ था। अच्छा बिलाल, इस वक्त एक जानिब जहां पे हम रशिया के इस रोल की बात कर रहे हैं, तो रशिया हमें पूरी दुनिया में शायद अकेला भी खड़ा नजर आता है, क्योंकि चीन, क्योंकि जिस ब्लॉक की हम बात करते हैं, इस ब्लॉक में तो चीन और रशिया एक हैं, लेकिन कल टर्की ने भी कंडेम कर दिया इस अटैक को, और किसी भी मुल्क ने अब तक इस इक़दाम की हिमायत नहीं की है या इसे अंदरूनी मामला करार नहीं दिया है। सभी दुनिया ने इसको जो वर्ल्ड पीस है उसके लिए ख़तरा करार दिया है। तो इसमें क्या सभी ममालिक के लिए, ख़ासतौर पे चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए, क्या गैर जानिबदार रहना मुमकिन होगा, या समहाउ इन ममालिक को, पाकिस्तान को तो आपने बता दिया हमें, लेकिन चीन जैसा जो बड़ा मुल्क है कहीं ना कहीं इसको अपनी राय देनी होगी और इस मामले के अंदर आना होगा? डू यू थिंक सो? बिल्कुल, चीन जो है वो दो चीजें बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। चीन को भी, जैसे कि आप जानते होंगे कि उनके भी ताइवान के ऊपर आंख है, जिस तरह रशिया की यूक्रेन की कुछ रीजन्स के ऊपर आंख थी, इस तरह चाइना की भी उधर आंख है। और चाइना ये देख रहा है कि क्या अमेरिका जो है वो रशिया को रोकता है या नहीं रोकता, और कितनी जोर से जो है या जबर से रोकने की कोशिश करता है। अगर अमेरिका जो है वो अभी रशिया के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता, तो चाइना को थोड़ा सा लाइसेंस मिलेगा कि आगे जाके हमें ताइवान पे भी कुछ करना है, तो हम मामला जो है वो आगे बढ़ा सकें। लेकिन एट द सेम टाइम चाइना की क्लेम्स हैं डिफरेंट टेरिटरीज के ऊपर, कश्मीर के ऊपर भी चाइना की क्लेम है पाकिस्तान के साथ साथ। तो ये तो मतलब अगर आपने रशिया को सपोर्ट कर दिया तो फिर आपके खिलाफ जो जुल्म है उसके ऊपर आप एक स्टांस नहीं ले सकते। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत उम्दा सवाल पूछा है। अगर रशिया के साथ कोई खड़ा नहीं है तो रशिया ये कर क्यों रहा है? असल वजह जो रशिया ये कर रहा है वो इसलिए है कि पुतिन साहब की एक हिस्ट्री है कि जब वो पावर में भी आए थे तब वो इतने पॉपुलर नहीं थे, तो उन्होंने जंग शुरू की थी चेचनिया में। आपको याद होगी 90s में ये बहुत बड़ी जंग थी। ये उन्होंने शुरू ही इसलिए की थी ताकि वो पॉपुलर हों और वो पावर में रह सकें और लोग जो हैं वो अपने डे टू डे मसले जो हैं वो भूल जाएं। अब वापस से पुतिन साहब अनपॉपुलर होना शुरू हो रहे हैं। रशिया में पिछले 20 साल से उधर वो रूल कर रहे हैं। तो अब उन्होंने ये जंग जो है वो एक तरीका, ये जंग रशिया में भी मकबूल नहीं है। सही। और ये एक पावर पे रहने का एक तरीका है उनके लिए। बिल्कुल ठीक है बिलाल, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस सिचुएशन, एंड वी होप कि अभी ये मामला जल्द खत्म हो, जल्द सेटल हो और दुनिया इस जंग की कैफियत से निकले। दुनिया को अमन की जरूरत है, जंग की जरूरत नहीं है। जंग कभी भी किसी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं होता। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में अब आपकी मुलाकात करवाएंगे कि इस एक ऐसी एक्सप्रेसो हीरो से। और जब हम कहते हैं कि आज़मा पुख्ता इरादे की, जब भी कोई इंसान कुछ ठान ले तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, और उसमें वक्त ज़रूर लग सकता है मगर उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। आज हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर के लिए बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हालिया इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल करने वाली मारिया शमून मौजूद हैं, जिन्होंने इस मुकाबले का इम्तिहान पास करने के लिए 3 बार नाकामी का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मंजिल हासिल की। मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली मारिया कहती हैं कि कम आमदनी के बावजूद वालिदैन ने 8 बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके इस जर्नी के हवाले से मारिया को अब कैसा लग रहा है असिस्टेंट कमिश्नर बन के? बात करें मारिया से ही बात करते हैं। मारिया, एज जमला सेड, हमारी एक्सप्रेसो हीरो हैं आज की। मारिया, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी मुस्कुराहट देखकर, आपका चेहरा देखकर, इसकी ताजगी देखकर हमें बहुत ज़बरदस्त एहसास हो रहा है, और ये कामयाबी जो आपने समेटी है बहुत कम इंसानों के हिस्से में आती है। कमाल कारनामा आपने सर अंजाम दिया। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि जब आपने ये जर्नी शुरू किया, जब आपने इस इम्तहान के लिए अप्लाई किया, मुकाबले के इम्तहान के लिए, आपको यकीन था कि मैं कर जाऊंगी, ये हो जाएगा? थैंक यू सो मच मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए, और आप सबकी हौसला अफजाई के लिए आप सबको थैंक यू करना चाहती हूँ। जब मैंने इस सफ़र का आगाज़ किया तो मुझे ना तो अपने ऊपर यकीन था और ना मुझे ये पता था कि मैं इतनी दूर तक इतनी हिम्मत से चल सकती हूँ, क्योंकि मैं तो यही सोचती थी कि मैं पहली बार में कामयाब हो जाऊंगी। लेकिन क्योंकि मेरे पास अच्छी गाइडेंस नहीं थी इतनी, ना कोई अच्छा टीचर था जो मुझे अच्छी बुक्स के बारे में बताता, तो मैं रैंडमली बुक्स पढ़ रही थी और उन्हीं से तैयारी करके मैंने पहला एग्जाम दिया। वो कि मैंने अच्छा स्कोर किया था, लेकिन मैं इंग्लिश के पेपर जो था मैंने ड्रॉप कर दिया या मुझसे ड्रॉप हो गया। तो उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट दिया, उससे ज्यादा मेहनत की और जिस टीचर तक कोयटा में रहते हुए रीच कर सकती थी उस तक रीच किया। अब की बार जो थी वो इंग्लिश मैंने क्लियर कर ली, लेकिन इंग्लिश का दूसरा पेपर रह गया। अब मेरी हिम्मत
कमजोर भी हो रही थी, लेकिन मुझे अपने आप को मोटिवेट भी रखना था। और फैमिली की जो थी वो उम्मीदें मुझसे बढ़ रही थी, मेरे खानदान की उम्मीदें मुझसे बढ़ रही थी कि मारिया सीएसएस की तैयारी कर रही है और अब मेरे पास सिर्फ आखिरी चांस था। और उसमें तो मैं समझती हूँ मैंने अपना खून पसीना, अपनी जिसे मिडनाइट कहते हैं मेहनत करना, वो मैं कर रही थी और अपनी पूरी मेहनत मैंने उस पर लगा दी। और अब जब तीसरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आने वाला था तो उस पर मुझे पूरी उम्मीद थी कि जो दुआएं भी मैं करती रही हूँ और जो मैं रोजे भी रखती रही हूँ, अब मैंने मेहनत भी जितनी करनी थी कर ली है। अब की बार जो है ना वो खुदा मुझे जरूर कामयाब करेगा। और जिस दिन मेरा रिजल्ट आना था उस दिन भी मैं फास्टिंग में थी, मैं रोजे में थी और मैं यही दुआ कर रही थी पूरे यकीन के साथ कि मैं कामयाब हो जाऊंगी। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया, मेरा आखिरी चांस था और इसके बाद मुझे लगता था कि मेरी वो सारी उम्मीदें, मेरे ख्वाब वो मर जाएंगे जिनके लिए मैं खड़ी हूँ, जिनके लिए मैं जिस तरह से आप कह रही हैं कि आपका जर्नी बहुत जो कह लें चैलेंजिंग भी रहा, आपने अब चूंकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी हैं, कैसा लग रहा है काम सी तालिब इल्म, काम सी लड़की अब असिस्टेंट कमिश्नर बनने जा रही है? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि एक आम सी लड़की थी और यही चीज जो है ना शायद बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन बने, बहुत से लोगों की तहरीक का या उन्हें उठा करने का सबब बने कि आम लड़कियां जो शायद इतना अच्छा जहन भी नहीं रखती। और मैं ये सच बताना चाहूंगी कि मैं कोई इतनी ज़हीन फतीन भी नहीं थी कि मैं कहूँ कि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी और मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर बहुत उम्मीदें लगाई हूँ। एक बच्चा होता है उस पर बंदा सोचता है ये कल को हमारे लिए कुछ करेगा, देयर इज नथिंग सच इन मी। तो मैं सिर्फ अपनी मेहनत और वालिदैन की सपोर्ट, उनके हौसले की वजह से जो थी अपनी जगह पे खड़ी थी, उन उम्मीदों की वजह से मुझे पता था कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो एक दिन ये मेरे लिए जरूर जो है कामयाबी बन के आएगा। तो मैंने तीनों अटेम्प्ट फेल कर दिए। पीसीएस का पहला अटेम्प्ट दिया, फेल हो गई, दूसरा अटेम्प्ट दिया, फेल हो गई। अब मेरे पास आखिरी चांस था और मैं समझती थी कि अगर अब की बार भी फेल हो गई तो वो मेरी जिंदगी का ख्वाब किस्म का दफन हो जाए। इस सारे सफर में क्या कोई ऐसा लम्हा भी था, कोई ऐसा लम्हा भी आया आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए, ऐसा जज्बाती लम्हा ये कहना चाहिए जब आपको लगा कि शायद नहीं हो पाएगा, छोड़ देना चाहिए, क्विट कर दूं, ऐसा हुआ? वालिदैन की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन मेरे दोस्त वगैरह बहुत दफा जो थे वो कह देते थे और ये मेरे लिए एक किस्म की शर्मिंदगी भी बन गई थी कि मतलब लोग कहते हैं कि शायद आप कर नहीं सकती, आपके अंदर ये गट नहीं है, आप सही तरह से मेहनत नहीं कर रही है। क्योंकि जब आप फेलियर देख रहे होते हैं ना तो लोग आपको फिर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत से मतलब मुझे मेरे सर्कल फैमिली की तरफ से तो नहीं, लेकिन कभी कभार किसी ना किसी से ऐसा सुनना पड़ जाता था कि आप जो है वो अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करी। हालांकि मैं तो अपना पूरा दे रही थी जितना दे सकती थी, लेकिन लोग कहते थे और ये मेरे लिए शर्मिंदगी बन गई थी 5 दफा फेलियर का सामना करना। और जब लोग मुझे कहते थे अब आप बस कर दें, शायद ये आपके लिए नहीं होगा, लेकिन मैंने अपने दिल में ठान रखा था कि मैं बस नहीं कर। अब मारी ये भी बताएं कि जब आपको आपका जर्नी तो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है, अब आपने सोचा है कि बाकायदा तौर पर जब आप चार्ज संभाल लेंगी तो आपके क्या इरादे हैं, क्या क्या प्लान्स हैं फ्यूचर को लेके? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर अब तक तो मैं अपनी सीट पे नहीं गई, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इतनी बड़ी तब्दीली कि एक अगर मैंने एग्जाम पास कर लिया है तो जो मीडिया ने, जो सोशल मीडिया ने, जो आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी है, इतना ओन किया है, मैं समझती हूँ वही बहुत से लोगों के लिए, खासकर मेरी कम्युनिटी जिसमें बहुत से तालीम में लोग पीछे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बन गया, एक चैलेंज बन गया कि अगर ये कर सकती हैं, इतना अच्छा फाइनेंस ना रखने के बावजूद, इतने अच्छे हालात ना रखने के बावजूद अगर ये कर सकती हैं तो वो भी कर सकती है। मैं समझती हूँ कि अब मेरा यहाँ पर आना, इस लेवल तक आना ही बहुत से लोगों के लिए तालीमी लिहाज से मोटिवेशन बन गया है। और मैं ये भी समझती हूँ जब मैं अपनी सीट पे जाऊंगी तो सबसे पहले तालीम के हवाले से ही बहुत से लोगों के लिए गाइडेंस बनना चाहती हूँ, मशले राह बनना चाहती हूँ कि उन्हें भी इस राह पर लेकर आऊँ कि आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपकी कमिटमेंट, मारिया, चूंकि आपने मसीही बरादरी का जिक्र किया, हमें मालूम है कि मसीही बरादरी का पाकिस्तान की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भी आगे नहीं आ पाते। आपकी अचीवमेंट इसलिए भी हमारे लिए बहुत काबिल रश्क है कि आप मसीही बरादरी से होने के बावजूद आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। जो मसीही लड़कियाँ हैं, खास तौर पे आपकी कम्युनिटी की, उनको क्या यंगस्टर्स को क्या मैसेज या क्या पैगाम देना चाहेंगी आप अपने सफर को लेकर, अपनी इस मेहनत और काबिलियत को लेकर? मैं अपनी खासकर कम्युनिटी की, जहाँ पर ज्यादातर लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही लेकिन ज्यादातर कह रही हूँ, उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हालात के बेहतर होने का अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो हालात कभी किसी के लिए बेहतर नहीं होते। जो कुछ आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में रहते हुए वो तो आप करें, फिर आप उसी से आगे निकलेंगे।
उसी को जो है ना खुदा ब्लेस करेगा और उसी से आप आगे निकल सकते हैं। तो कभी भी ये ना सोचे क्या आप वो कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे जो आप कर सकते हैं तो फिर आपके लिए वो भी नहीं हो सकता जो आपने कभी चाहा होगा या जिसे आप सोचते हैं। तो अपने दायरा कार में रहते हुए जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपके पास हिम्मत है, उसे इस्तेमाल करें, उसे तो खर्च करें। और बहुत दफा लोग माँ बाप तो बच्चों को भेजते हैं स्कूल, लेकिन हमारी कम्युनिटी के बहुत से बच्चे शायद इंटरेस्ट नहीं लेते। तो उन्हें कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस मुल्क में अपना नाम बनवाना चाहते हैं और अपने लिए कुछ करना चाहते हैं और पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि हम भी आपके लिए कुछ कर सकते हैं, हम भी आपके शहरी हैं और करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को तालीमी मैदान में आगे लेकर आना। जितनी कैपेसिटी आपको अल्लाह ताला ने दी है उसको ज़रूर आप इस्तेमाल करें और अपनी हिम्मत ना हारें, जितनी मेहनत कर सकते हैं करने। बड़ा अच्छा मैसेज दिया मारिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसिव। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आपने इतने जो तमाम तरह आपने अपने जर्नी के हवाले से बताया, अपने चैलेंजेस को हवाले से बताया, फिर आपकी पेरेंट्स की जो सपोर्ट है और इतनी नाकामी के बाद वैसे बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं इमरान। हाँ, लेकिन मैं इसमें पूरे सफ़र में जो मैसेज मिलता है वो यही है कि आप अपने बच्चों, खास तौर पे बच्चियों पर ट्रस्ट करें। आई ऑलवेज गिव दिस मैसेज, ट्रस्ट देम। उनको वो हिम्मत, वो हौसला दें जो वो करना चाहते हैं। पहले ही न कह दिया करें कि तुम कैसे करोगी, तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम कैसे कर सकती हो। ऐसा नहीं होता। मारिया बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं लगता था कि 8 बच्चों में से मैं वो बच्ची हूँ जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगी। मुझे खुद पे भी नहीं, खुद का भी नहीं पता था, लेकिन जब अपनी सलाहियतों को आजमाया तो उन्होंने प्रूव किया। सो ट्रस्ट योर किड्स, खासतौर पर बच्चियों के ऊपर जो वो करना चाहते हैं उन्हें मौका तो दें, मौका दें, और ताकि वो इसी तरह से मारिया जैसी बहुत सारे जो कहने लड़कियां सामने आ सकती हैं। और मारिया शमून इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदस्य शहबाज शरीफ साहब मीडिया से बातचीत करें, आपको बराह रास्त दिखा देकर बुलवाया उन्होंने मुझे, मगर वहां पर आशियाना में बिठाकर गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 2018 के अक्टूबर से पहले कई मरतबा साफ पानी के हवाले से, आशियाना के हवाले से उनके सवाल नामों का मैं जवाब देता रहा। क्या होगा इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। नहीं, हमें ब्रेक नहीं लेनी है। हमारा शो का दूसरा घंटा शुरू हो चुका है और हमारे दूसरे घंटे में आपको पता है बहुत कुछ होता है। उसके लिए हमने सबसे पहले तो बात करनी है नूर मुकद्दम फैसले के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज की एक्सप्रेसो हेडलाइंस दिखा देती हूँ। 7 माह बाद नूर मुकद्दम के वर्सा को इंसाफ मिल गया। अदालत का मुजरिम जाहिर जाफर की सांसें हमेशा के लिए बंद करने का हुक्म। सजाए मौत के साथ 36 साल कैद और 8 लाख जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। वालिदैन समेत 9 अफराद बरी। सेगमेंट माइंड मैटर्स में बात करेंगे गुर्बत के नफ्सियाती असरात पर और क्या गुर्बत के दलदली चक्कर से निकला जा सकता है। जी जनाब, अब बात करेंगे अहम अदालती फैसले की। तो कत्ल के 7 माह बाद नूर मुकद्दम केस का फैसला आ गया। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर की सांसें हमेशा के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया। फैसले के मुताबिक मुजरिम जो जाहिर जाफर है, उन्होंने नूर मुकद्दम पर तशद्दुद और उसे ज्यादती का निशाना बनाया, उसका गला काटा और उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल, अगवा, हब्से बेजा और जिना बिल जब्र के तहत मजमूई तौर पर मुजरिम जाहिर जाफर को सजाए मौत, 36 साल कैद और 8 लाख जुर्माना भी किया गया है। बिल्कुल इस फैसले के मुताबिक जुर्म अयानत पर शरीक मुलजिम माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार, उनको 10-10 साल कैद और 1-1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। अलबत्ता अदालत ने थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन और मुजरिम के वालिदैन समेत 9 अफराद को बरी कर दिया। इस फैसले के मुताबिक जो मुलजिम की सजाए मौत की तौसीक है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। दूसरी जानिब नूर मुकद्दम कत्ल केस के फैसले पर सहाफ़ियों, सियासतदानों, इंसानी हुकूक के जो कारकुनान हैं, जो वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे निज़ाम इंसाफ के लिए उम्मीद की एक नई किरण करार दिया है। हमें इस वक्त खदीजा ज्वाइन कर रही हैं, खदीजा सिद्दीकी हमारे साथ हैं जो कि कानूनदान हैं। उनसे हम पूछते हैं, खुद कानून को परसू करती हैं और खुद इस किस्म के मामलात को देख चुकी हैं, तो उनसे ज़रा हम पूछते हैं कि वो इस फैसले पर क्या राय रखती है। खदीजा, थैंक यू वेरी मच कल सुबह हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ा एक कहना चाहिए वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड डिसीजंस था और जिन जिन लोगों ने इसको
फॉलो किया, कल उन्होंने इत्मीनान का भी इजहार किया और हमारे जस्टिस सिस्टम के ऊपर कुछ लोगों ने लिखा कि हमारा एतमाद दोबारा से बहाल हो रहा है। आप इस फैसले को कैसे देखती हैं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे, क्या ये एक्सपेक्टेड डिसीजन है, यही आना चाहिए था, इससे मजीद सख्त भी हो सकता था? क्या राय है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये हमारा एक बड़ा खुशाइन और बड़ा अच्छा एग्जाम्पलरी डिसीजन आया है, लेकिन इसमें अगर तो जिनको बरी किया गया है वालिदैन, जिनका बड़ा एक ब्लेटेंट किस्म का रोल था, लेकिन चूंकि वो प्रूव नहीं हो सका, चूंकि CBR आई, उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं आई, वॉइस टेक्स्ट मैसेजेस की ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं आई, तो उन चीज़ों की ना होने की वजह से जो है वो सबूत और शवाहिद कम थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि सिर्फ उन्होंने जजमेंट में यही लिखा है कि सिर्फ उसकी वजह से, CDR की सिर्फ होने की वजह से हम उनको कन्विक्ट नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ है कि इस तरह के दरिंदे जो हमारे माशरे में खुलेआम घूमते फिरते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता, फिर इस तरह की कोई घिनौनी हरकत करते हैं तो फिर उनको जो है वो पकड़ में आते हैं, और चाहे वो जिस क्लास से बिलोंग करता हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो इसमें 10-10 साल की सजा जो है वो उनको तो दे दी है जो गार्ड है और जो गार्डनर है, लेकिन वालिदैन को एक सवालिया निशान तो उठता है कि वालिदैन को किस पे छोड़ा गया। खदीजा, मेरा एक और सवाल यहाँ पे, जब हम बात कर रहे थे, सोशल मीडिया हो, दीगर लोग हो, हम सब की नजरें जो थी इस फैसले पर थी और जितना एक प्रेशर बिल्ड हुआ था ऑब्वियसली इस केस के हवाले से, लेकिन स्टिल मैं कल देख रही थी बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी कि अगर तो ये अभी सजा सुना दी गई है, वालिदैन को बरी कर दिया गया है, क्या इसके हवाले से कोई अपील की जा सकती है? क्योंकि हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना इस तरह से हमें कह लें फ्लॉस में नजर आता है कि जब एक चीज़ के ऊपर कोई अपील होती है वो फिर प्रोलॉन्ग होता है, उसमें फिर 8-9 माह लगते हैं, और फिर जो जजमेंट का फैक्टर है कहीं ना कहीं लोगों की जहनों से भी निकल जाता है, और फिर वो एक मामला ठंडा पड़ जाता है जिसे आप कहते हैं। तो इसमें अपील के क्या चांसेस हैं? इसको फर्दर किस तरह से परसू किया जाना चाहिए कि ये जो फैसला है ये बरकरार है? बिल्कुल, इसमें होता ये है कि जब एक सेशन कोर्ट, जब ट्रायल कोर्ट जो है वो सजा सुना देती है, जिस तरह इसमें डेथ सेंटेंस है, तो उसकी कंफर्मेशन करनी होती है। तो जो कंफर्मेशन के लिए वो हाई कोर्ट जाता है, और हाई कोर्ट के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो ये समझे कि अगर वो ये समझती है कि इतना सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं था, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो सका केस, क्योंकि चेन ऑफ कस्टडी और जो उसका कंप्लीट एविडेंस है वो नहीं था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो वो क्या करती है, वो नेगेटिव में उसको कर देती है, और वो अगर तो बरी करना चाहे वो बरी कर सकती है, अगर वो उसको सजा को 25 साल कैद करना चाहे वो भी कर सकती है, अगर वो उसको समझे कि नहीं ये ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त सजा दी है और इसमें इतना ही एम्पल इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस था मौजूद, इस तरह इस केस में है, तो इसमें उम्मीद यही है कि जो डेथ सेंटेंस है कंफर्म होगी। लेकिन ये कब तक होगी, इसका टाइम फ्रेम क्या है, वो थोड़ा सा डिवियस है, क्योंकि हमारा जो रूटीन के केसेस होते हैं वो 3 से 4 साल मिनिमम लगते हैं कि फाइल बन के जो है वो अपील की हाई कोर्ट जाए। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जो 10-10, 15-15 सालों से अपील नहीं सुनी गई, अब आके वो हाई कोर्ट में जो है वो सुनी जा रही है। तो ये डिले का जो प्रोसीजर है, डिले बहुत ज्यादा मैटर करती है, स्पेशली क्रिमिनल केसेस में जब ये डिलेज आते हैं तो नॉर्मल रूटीन। वैसे इस केस का फैसला 4 महीनों के अंदर किया गया, कल मुख्तलिफ हल्कों ने सराहा भी कि दिस इज हाउ जस्टिस शुड बी सर्व्ड। तो आप बीइंग अ लॉयर एंड समहाउ यू बीन अ विक्टिम एज वेल फॉर दिस डिलेड जस्टिस सिस्टम, अब आप खुद कानून को परस्यू कर रही हैं, आप इससे किस हद तक मुतमईन हैं? और क्या खदीजा, इज इट डूएबल कि हम इस किस्म के जो मुकदमात हैं उनको हम जल्दी निपटाएं, इन केसेस के जल्दी फैसले आए? क्या कोर्ट्स के लिए डूएबल है? क्योंकि कोर्ट्स के ऊपर वर्क प्रेशर्स भी तो बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि वर्क प्रेशर, उसके अलावा जो केस लोड है वो बहुत ज्यादा है। अगर तो जजेस की विल के ऊपर भी डिपेंड करता है, लॉयर्स की विल के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोसिक्यूशन की विल के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी वो किस नियत से केस को चला रहे हैं। क्योंकि देखिए जो पार्टीज हैं, जिस अगर मैं कंप्लेनेंट साइड हूँ और जो अक्यूज्ड है, अक्यूज चाहेगा कि जी ये उसको ऑब्वियसली कंप्लेनेंट चाहेगा कि जल्द से जल्द हो, अक्यूज चाहेगा कि डिले हो, अगर वो बाहर है, बेल पे है या कुछ भी। तो इसमें जो है वो विल पावर बहुत मैटर करती है कि क्या वो ये करना चाहते हैं। क्योंकि अगर तो टाइम फ्रेम तय्युन है, जैसे 9 मंथ्स का अगर कहते हैं ट्रायल में होना चाहिए, तो 9 मंथ्स में बहुत आसानी से ट्रायल हो सकता है, बल्कि 3 से 4 महीने एम्पल टाइम होता है कि सारे एविडेंस भी आ जाए, गवाहों को भी बुला दिया जाए, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाए, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाए, जो एग्जिबिट कराना है अपने फाइल पे, जो लेकर आना है वो। अच्छा, एक अगला सवाल जो इस वक्त जो अर्मला ने किया, मैं उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि ऐसे अब कौन से नुकात मौजूद हैं, चूंकि जाहिर जाफर ने खुद को पागल साबित करने की भी कोशिश की
की, एबनॉर्मल साबित करने की कोशिश भी की, फिर इस केस को नूर मुकद्दम के ऊपर डाला गया ये कहकर कि देयर वाज अ ड्रग पार्टी थ्रोन, जिसके बाद ये सारा अमल हुआ, वो भी गलत साबित हुआ, फिर गैरत को बीच में लाया गया, उसके वालिदैन पे इल्जाम लगाने की कोशिश की गई। क्या सारे ऑप्शन जो जाहिर जाफिर इस्तेमाल कर सकता था उसने कर लिए और उसके बाद ये फैसला है, या इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन मजीद उसके पास मौजूद है इन केस अगर वो अगले 30 दिनों में अपील में जाता है तो कोर्ट के सामने वो रख सकता है? दो कि डिसीजन कोर्ट का है, लेकिन आप बीइंग लॉयर समझती हैं कि अभी भी कुछ अनटैप्ड ऑप्शंस मौजूद हैं उसके पास जिससे वो बच सकता है इस सजा से? देखिए, सजा से उसने बचने की तो पूरी कोशिश की है, और ये जो ड्रग पार्टी का आपने जिक्र किया, जो ये मुझे लगता है एक तरह से तो उसने एडमिट ही कर लिया कि हाँ वो मेरे घर में मौजूद थी, और उन्होंने अपना केस गालिबन और कमजोर कर लिया ये कह के कि हाँ वो घर पे थी और वो आई थी, अपनी मर्जी से आई थी। ये चीज उन्होंने खुद एडमिट किया है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अब वो इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि जी नहीं वो तो घर पे मौजूद नहीं थी या जाहिर घर पे मौजूद नहीं था। हर चीज जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। तो मुझे लगता है कि जो मेडिकल एविडेंस उनको बतौर उसके डिफेंस काउंसिल के लाना चाहिए था कि ये मेडिकली से इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराई जाए, या इसकी पास में होती रही है, इसकी मेडिकली ये साउंड नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो वो चीज रिकॉर्ड पे नहीं लाई गई। कोई ऐसा वो उन्होंने यूएसए या यूके का कोई सर्टिफिकेट के जी इसकी ये ट्रीटमेंट हो रही है, या इसको साइकेट्रिस्ट से दिखाया गया, या इसको ये थी इसकी थेरेपी, वो नहीं लेकर आए रिकॉर्ड पे। जिसका ये मतलब है कि उन्होंने बेसिकली मेयर डिले करने के लिए या थोड़ा सा सैबोटाज करने के लिए, मीडिया अटेंशन के लिए वो उन्होंने केस को जो है ना वो चलाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि जाहिर को जो है एग्जेम्पलरी पनिशमेंट अगर हमारी सोसाइटी में दी गई है तो इसको बरकरार रखना चाहिए और एग्जाम्पल्स ऐसे सेट होने चाहिए ताकि भी फॉलो। अच्छा खतीजा, अब ये जो वालिदैन की बरियत का मामला है इस पे बहुत सारे सवालात हैं और आपने खुद भी इस चीज़ को अपने पहले ही जवाब में कहा। अब इस बार जब हम देख रहे हैं वाक़े के हवाले से कुछ जो इन्फॉर्मेशन हम तक भी है कि 33 टाइम्स और 34 टाइम्स उसने अपने वालिदैन को फ़ोन भी किया, कुछ छोटे छोटे ऐसे सबूत हैं जिसकी बेस पर उनको सज़ा होनी चाहिए थी क्योंकि वो इस जुर्म में बराबर के शरीक थे। मुलाजिमों को सज़ा देना इज़ अनदर स्टोरी, बट स्टिल वालिदैन की बरियत के हवाले से जो सवालात हैं, और अब इसके ऊपर अगर कोई दोबारा से नूर के वालिदैन की जानिब से कोई सवाल उठाया जाता है, कोई अपील की जाती है, कोई एप्लीकेशन दी जाती है, तो उसके लिए परसू करना भी पॉसिबल होगा? बिल्कुल, इसके खिलाफ अपील अगेंस्ट एक्विटल लाई करती है और उनके पास एवेन्यू मौजूद है, कानूनी जो है वो पूरा मौजूद है कि अगर तो प्रोसिक्यूशन की किसी गलती की वजह से जो है ये ऐसे एविडेंस कंप्लीट नहीं हुई या सब्सटेंशिएट नहीं कर सके तो बिल्कुल हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो इसको रिवर्स करे। लेकिन एक्विटल को रिवर्स करने की जो स्कोप है वो बड़ा नैरो है हमारे कानून में। लेकिन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर हाई कोर्ट समझती है कि कोई ऐसा इलीगल या परवर्स किस्म का ऑर्डर जो कि नहीं बनता था या सफिशिएंट एविडेंस मौजूद था और उसके होने के बावजूद जो है वो उन्होंने उसको क्विट किया, तो वो उसको रिवर्स बिल्कुल कर सकती है अपील में। बिल्कुल ठीक है। खदीजा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और अपनी ओपिनियन हमारे सामने रखने के। लॉयर एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खदीजा सिद्दीकी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थी नूर मुकद्दम केस के हवाले से। एक तो बहरहाल बेहतर ये हुआ कि अदालती निज़ाम के ऊपर बहुत सारे लोगों का एतमाद बहाल हुआ, अदालत ने अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक फैसला दिया और मैंने देखा कि कल एक खुशी की लहर थी लोगों के अंदर, जहाँ पे एक दुख भी था जो नूर बेचारी नूर मुकद्दम के साथ हुआ, लेकिन दूसरी जानिब अवाम इससे मुतमईन भी थे और अवाम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ ये फैसला सुनाया गया है बल्कि इस पर अमल किया जाएगा और एक अमली एग्जाम्पल बनाया जाएगा जाहिर जाफिर जैसे लोगों को जो कि इंसानियत का एहतराम नहीं करते। लेकिन इमरान, इसके साथ साथ एक और पॉइंट ये भी है कि क्या ये जो प्रेशर नूर मुकद्दम के केस पे बिल्ड हुआ था इसकी वजह से ये फैसला इस तरह का आया और जल्दी हुआ? इस तरह के बहुत सारे केसेस आम लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो इस वक्त इसी तरह से डिले पर हैं। चलिए जनाब, बात कर रहे थे इस पर, हम मजीद भी आपके साथ जो डेवलपमेंट होगी शेयर करेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके और बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 7 में कौन ट्रॉफी थामेगा। सिर्फ 3 दिन का इंतजार बाकी है। मुल्तान सुल्तान फाइनल में पहुंच चुकी है। अब देखना है कि मुल्तान के साथ इस्लामाबाद जाती है या लाहौर जाती है। बिल्कुल लाहौर जाती है और कुछ लोगों ने ट्रॉफी की पिक्चर शेयर करके लिखा था लगदी लाहौर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मैंने भी लिखा कि लगदी है जापान दी है पिछो मुल्तान दी, लेकिन देखते हैं होता क्या। इस्लामाबाद फेवरेट्स में तो कहीं भी नहीं है, लेकिन कल बहुत कमाल का मैच हुआ जिसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी रेटिंग काफी बेहतर हुई है। एलिमिनेटर्स की अगर हम बात करें, यूनाइटेड वर्सेस ज़ल्मी इट वाज। ज़ल्मी की टीम कंपैरेटिवली मुझे लगता था स्ट्रांग है, लेकिन दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 विकेटों से इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच जीत गया। ज़ल्मी ने 20 ओवर्स में 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 169 रन बनाए,
कामरान अकमल ने 58 और शुएब मलिक ने शानदार वंस अगेन 55 रन की इनिंग खेली। दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो 170 रन का हदफ था 20 ओवर्स की तीसरी गेंद पर 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। एलेक्स हेल्स इज बीन अमेजिंग, 62 ऑन 49 बॉल्स, जबरदस्त इनिंग्स खेली। आजम खान इज बीन इंप्रेसिव अगेन, 28 रन बनाए। शादाब खान 22 रन बनाए और दूसरी जानिब आसिफ अली सिर्फ 7 रन बना सके। लेकिन ओवरऑल अगर हम मैच के नतीजे की बात करें, कहते हैं ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, तो एंड ये हुआ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़ल्मी को बाहर कर दिया। आज टकराएगा लाहौर से टकराएगा और लाहौर मेरे ख्याल से बाहर कर देगा। इस पर हम बात करेंगे मिर्जा इकबाल। मिर्जा साहब, आप बिल्कुल मेरी बात से एग्री करेंगे कि आज लाहौर जो इस्लामाबाद का मैच है उसमें लाहौर जरा आगे हमें नजर आ रहा है। ये जो ऑनलाइन आने से पहले सेटलमेंट हुई थी उसके जवाब में नहीं आपने करना। हमारी सेटलमेंट है। नहीं, सबसे पहले तो सुबह खैर अरमला आपको भी और इमरान को भी। और मैं भी जो ना वो लाहौर कलंदर्स का सपोर्टर हूँ। आई वांट टू सी लाहौर इन द फाइनल। जो 2020 में लाहौर कराची में फाइनल में पहुंची थी, कराची किंग्स ने हराया था। इस मरतबा उनकी टीम की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, लेकिन राशिद खान के जाने से जो लेग स्पिनर थे जिन्होंने 14 विकेट 13 विकेट ली, उससे बड़ा फर्क पड़ा है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को एक एडवांटेज है। कल उन्होंने मैच खेला, मैच जीते, टफ मैच था। उनके 3 प्लेयर जिनमें कप्तान शादाब खान, फिर फहीम अशरफ, हसन अली, वो फिट होकर वापस आ गए। एलेक्स हेल्स जो उन्होंने 62 रन बनाए वो वापस आ गए। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो कॉम्बिनेशन जो लीग मैचेस में डिस्टर्ब हो गया था वो बिल्कुल सही हो गया। तो अब मैं समझता हूँ मुकाबला सख्त होगा। लाहौर कलंदर्स अपनी उन गलतियों का इरादा नहीं करेगा जो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ की थी। हालांकि वो मैच जीत सकते थे, लेकिन उनकी बैटिंग बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रही है फखर जमान पर। 584 रन आज तक किसी बैट्समैन ने पीएसएल में इतने रन नहीं बनाए। और उसके अलावा भी आप देखें, ओवरऑल अगर आप देखें तो मुल्तान सुल्तान को एडवांटेज तो है इस टूर्नामेंट को जीतने का, क्योंकि टॉप 5 बॉलर्स में से 3 मुल्तान सुल्तान के हैं। टॉप 5 बैट्समैनों में रिजवान, शान मसूद, ये सब मुल्तान सुल्तान के एडवांटेज होगा। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर बहुत टफ टाइम देगी इस्लामाबाद को। और मैच के इख्तिताम पर मुझे तो लग रहा है हरा ही हरा नजर आएगा बजाय लाल। नहीं, वो तो लाहौर की वजह से है ना, वो तो लाहौर के अंदर मैच हो रहा है। लेकिन आप अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि तकरीबन ये 8.5 की औसत से लाहौर को चेस करना था मुल्तान के खिलाफ। लाहौर चेस नहीं कर पाया, लेकिन इतनी औसत से कल जब इस्लामाबाद को चेस करना था थोड़ा सा टफ जरूर हुआ, लेकिन चेस कर गया इस्लामाबाद इजीली, क्योंकि नॉर्मली ऐसे मैचेस के फैसले आखिरी ओवर में ही होते हैं। तो आप एज अ चेसिंग टीम आप थोड़ा एज देंगे आज के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर उनको चेस करना पड़ता है तो? देखिए, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इमरान इसलिए चेस किया कि बहुत बड़े ब्लंडर्स हुए कप्तान वहाब रियाज की जानिब से। आखिरी ओवर उनके किसी मेन बॉलर का नहीं बचा। बेन हॉवेल जो कि उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, इंग्लिश बॉलर, उनसे आखिरी ओवर कराया। और उन्होंने ना शोएब मलिक को कल इस्तेमाल किया, ना अपने एक और स्पिनर को उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से फर्क पड़ा है। उन्होंने हुसैन तलत को भी नहीं कल ट्राई किया, एक ओवर भी नहीं दिया। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कप्तानी की गलतियां थी, वरना एक लम्हा था कि जब पेशावर ज़ल्मी के हाथ में ये मैच था, वो तो फहीम अशरफ ने जो 19 रन की तूफानी इनिंग्स खेली जिसकी वजह से वो मैन ऑफ द मैच हुए, और वो उसकी वजह से पूरा बैलेंस टिल्ट हो गया। और आखिरी ओवर मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट ओवर वहाब ने किया था, उन्हें ओवर बचाना चाहिए था। सलमान इरशाद जो रावला कोट आजाद कश्मीर के जबरदस्त बॉलर है, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, 15 विकेट ली। अब लैपटॉप चीफ सेलेक्टर शायद उनके लैपटॉप में आ जाए इनका नाम सलमान इरशाद का। और आप भूले नहीं है मिर्जा साहब, ना भूलते हैं ना भूलने देते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। मिर्जा साहब, ऑब्वियसली जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि अब इन टीम्स के पास किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे वो मुल्तान सुल्तान है, लाहौर कलंदर्स है या इस्लामाबाद यूनाइटेड है। मुल्तान सुल्तान सब सेफ पोजीशन में है, लेकिन स्टिल उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आज के मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में क्या लगता है शाहीन शाह अफरीदी को और शादाब को किस तरह की स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि बड़ी डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। और कल वहाब रियाज को देख के तो वैसे ही दिल खराब हो रहा था, बेचारे बड़े दुखी हो गए थे एंड में। दुखी मतलब आज कोई दुखी ना हो ना, हम तो ये सोच रहे हैं लाहौर दुखी ना हो या इस्लामाबाद दुखी ना हो, देखना पड़ेगा। लेकिन किसी ने एक बड़ी अच्छी मीम्स डाली थी, आज मैं देख रहा था, इमरान के सरफराज और बाबर आजम जो है वहाब रियाज को तसल्ली दे रहे हैं, गाना गा कर मजाक उड़ा रहे थे। तो वो दोनों, क्योंकि वो उन दोनों की टीमें बाहर हो गई। लेकिन आज मैं समझता हूँ टॉप ऑर्डर जो है ना वो लाहौर कलंदर्स का अरमला, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। एक आदमी अकेला तने तना
मतलब वही है कि 11 भाइयों बहन भाइयों का एक ही भाई है कमाने वाला। तो वो फखर जमान के अलावा बाकी भी परफॉर्म करे। कामरान गुलाम रन स्कोर नहीं कर रहे, उसके अलावा जो ओपनर अब्दुल्ला शफीक शुरू में अच्छा खेले, बेन डंक को लाए हुए जो चिंगम चबा रहे हैं बैठे हुए सिर्फ डग आउट में, वो नहीं खेल रहे। तो कोई ना कोई चेंज ऊपर से इनको करना पड़ेगा। इनकी बॉलिंग बेहतर है लाहौर कलंदर्स की, लेकिन अब उन्होंने समीत पटेल को आजमाया, पहले फवाद अहमद को खिलाया। तो आज देखते हैं कि टॉप ऑर्डर आई थिंक उसको कुछ ना कुछ तवज्जो की जरूरत है। और पिछले मैच के तजर्बे के बाद क्या लाहौर कलंदर्स आज भी अगर टॉस जीतते हैं तो चेस करना चाहेंगे, या आपको लगता है नहीं वो चेस करने का रिस्क नहीं लेंगे? चेस करने की क्योंकि बहुत अच्छी हिस्ट्री है नहीं लाहौर कलंदर्स की, आई बिलीव। बिल्कुल आपने सही कहा, वो चाहेंगे कि पहले एक बड़ा टारगेट सेट करे मुखालिफ टीम पर ताकि उनको प्रेशर में लाया जाए, क्योंकि जब भी चेस करने गए लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किल हुई। और अगर चेस करने में फखर जमान जल्दी आउट हो जाते हैं तो पूरा प्रेशर जो है पूरी बैटिंग लाइनअप पर आ जाता है। मेरे ख्याल में इसके हवाले से वो जरूर उनके हेड कोच आकिब जावेद सोचेंगे, डायरेक्टर कोचिंग। अच्छा, अगला सवाल मेरा क्राउड के हवाले से है। एक तो मैं ऑन एयर खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं उस पूरे क्राउड को जो लोग इतनी मुश्किल के बावजूद भी मैचेस देखने आ रहे हैं। आपकी बीइंग क्रिकेट व्यूवर, आपने पाकिस्तान में भी इंटरनेशनली भी बड़े क्रिकेट इवेंट्स कवर किए हैं। हम शुरू में बहुत डर रहे थे, मुझे याद है जब हम बात करते थे पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फिर क्राउड आएगा या नहीं होगा। न सिर्फ लाहौर में क्राउड आ रहा है बल्कि स्टेडियम में तिल धरने की जगह नहीं होती, मैच चाहे लाहौर का हो या ना हो। बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स है। आप क्राउड के इस रिस्पॉन्स को कैसे देख रहे हैं मिर्जा साहब? देखिए क्राउड आप दोनों को मिस कर रहा है, अरमला और इमरान को। क्राउड तो सुबह यही कही थी जाना चाहिए हमें। 24,000 की कैपेसिटी है। और आप देखें कहां से जो इर्द गिर्द के इलाकों से भी लाहौर के आ रहे हैं, गुजरांवाला से आ रहे हैं, बहुत सारी जगहों से जो है ना लोग आ रहे हैं देखने के लिए। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में लोगों में क्रिकेट का जुनून है। आपने देखा होगा चंद दिन पहले एक दूल्हा साहब जो थे वो आए हुए थे, उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करूंगा जब तक लाहौर कलंदर नहीं जीतेगा। तो देखिए अभी बहुत सारे, लेकिन कल एक प्लेकार्ड बड़ा जबरदस्त था, उसने लिखा हुआ था कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड विंस आई एम योर्स, इफ ज़ल्मी विंस यू आर माइन। ये किसके लिए? एरन हॉलैंड के लिए उन्होंने गालिबन लिखा हुआ था। मे बी यस ये उसमें लेकिन तबसरा बड़ा अच्छा वकार यूनुस करे थे इसके ऊपर। लोग बड़े मतलब लोग इन्वॉल्व है इमरान। एक तो हमारे मुल्क में हालात ऐसे, और ये लोगों के लिए बहुत बड़ी एक ब्रांड और तफरी बन गया है पीएसएल। तो पीएसएल में लोगों का इन्वॉल्वमेंट आप देखें कि पूरे लाहौर में क्रिकेट का लगता है बुखार है। आप दोनों को हो ना हो, लेकिन पूरे लाहौर को क्रिकेट का बुखार जो है वो हो चुका है, और इसकी वजह से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे पास आप डॉक्टर हैं ना, तो हमें क्यों बुखार होगा क्रिकेट का? लेकिन मैं आपको वो लगा दूंगा वैक्सीन, 2-3 वैक्सीन। बस ठीक हो गया, डन हो गया। मिर्जा साहब थैंक यू वेरी मच, आप सुबह सुबह आपने हमें ज्वाइन किया, इतना लाइवली तज्जिया दिया क्रिकेट के हवाले से। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का बड़ा जबरदस्त टाकरा होने वाला है, उससे डिसाइड होगा कि कौन सी टीम मुल्तान सुल्तान्स के साथ फाइनल खेलेगी। ये इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर लाहौर और मुल्तान का फाइनल आता है तो बहुत क्रंची मैच होगा, क्राउड बहुत एंजॉय करेंगे। आप देखेंगे हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही करेंगे। अच्छा चले जी देखते हैं, और ये तो शाम को पता लगेगा। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं, और अब हम आपको अपने जो एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शो है टाइम आउट विद एहसन खान, उसका एक टीजर दिखाने वाले हैं जो कल रात 9 बजे ऑन एयर होगा, जिसमें वीना मलिक और मिशी खान होने वाले हैं। तो देखते हैं उसका टीजर। वीना मलिक को इन तीनों में से सबसे वर्स्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देना पड़े तो वीना किसको देगी? किसको? रीमा, मीरा या रेशम? वर्स्ट? हाँ वर्स्ट? हाँ वर्स्ट मीरा को। वो दबा रही है। अच्छा मीरा इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। अच्छा रेशम को? No, Resham is also very good actress. वैसे तीनों ही अच्छी हैं। रीमा को? Reema is a better dancer. अच्छा रीमा को फिर? Okay, अच्छा। Because they both are better actresses. You think so? मुझे लगता है रीमा ही बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। Like Reema is a very good actress, but तीनों में से किसी एक को देना हो तो definitely it would be Reema जी। Okay, इस पॉलिटिशियन से शादी की ऑफर है तो वो जरूर कर लेगी। जरूर कर लेगी। बच्चू ठहर जाओ, अब मैं चॉइस बताती हूँ उनको। ठहर मेरी दफा मैं बताती हूँ कौन सा पॉलिटिशियन। अब वो जो लंबे बालों वाला नहीं, शहद वाला, क्या नाम है उसका? गंडापुर। वो कैट लगा रही है। I'm gonna kill you today. यार आप लोग इनकी शादी जिनकी नहीं हुई उनके बारे में को पूछता नहीं है।
उनका उनकी को फिक्र ही नहीं है किसी यार उसकी अब नहीं है, वो सिंगल है, अब क्या हो गया, क्यों नहीं कर सकती? मतलब हमारी तो एक दफा भी नहीं हुई। वो तो अपना कसूर है किसी की। Why you did not get married? Tell me. Because I didn't लोग didn't को didn't बोलते, I didn't get time because I was too into my own life, that's why. किस सीनियर एक्ट्रेस के बारे में या एक्टर के बारे में कुछ बोला था, उनके ड्रामे के बारे में, उनके बारे में किसके बारे में बोला था, क्या बोला था? क्यों भाई? Mishi, you don't respect your seniors? नहीं शर्म नहीं आती? It's not about respect. Of course. प्ले के ऊपर एक बात हुई थी, उस पे बात शुरू हुई थी। हाँ, I think it was फिरदौस जमाल साहब ओके के ऊपर एक बीच में आपको याद होगा कंट्रोवर्सी आई थी। सही। कमल वीना सिर्फ फैसन खान ये कर सकते हैं। क्या बात है, इज ए क्लासिक एंटरटेनर। डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस शो कल रात 9 बजे और कुछ इंटरेस्टिंग बातें हो सकती है। वीना मलिक जो हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज की जद में रहती हैं, तो आपको ये भी जानने को मिलेगा। हाँ, मिशी खान वैसे ज्यादा आप सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे हमें नजर आती है, लेकिन आपको पता है आपको पता है इस शो के बड़े क्लिप वायरल दे बीन वर्किंग टुगेदर, मिशी और हसन खान, और इस शो के बड़े क्लिप वायरल तो देखते हैं जी। खैर जरूर देखिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा, हमें भी देखिएगा और फीडबैक भी दे दिया करें। बहुत अच्छा शो हमारा खत्म होने वाला है। इससे पहले कि हम खत्म करें, once again I would like to wish a great luck to Islamabad United today for the match. Last eliminator है और आज जो हारेगा वो वापस जाएगा और जो जीतेगा वो आगे जाएगा। सो देखते हैं वो comes out। अब घर जाता है। अच्छा जनाब, आपसे हमारी मुलाकात होगी अब मंडे को। कल और परसों हमारी छुट्टी है, आपकी छुट्टी नहीं है, हमारा बेस्ट ऑफ चलता है। बेस्ट ऑफ जरूर देखिएगा। मंडे को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए। और 27 फरवरी आने वाला है। चाय अगर आपने नहीं पी तो बना लीजिए और शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज इट्स ऑलवेज फैंटास्टिक व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एयरफोर्स। इंडिया को तो याद ही होगा। अल्लाह हाफ़िज़।